फर्स्ट स्लाइड पे अगर आप देखें, फर्स्ट पेज, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग, उसमें पहली है इंस्टीट्यूशनल प्राइस सेटिंग वर्सेस प्राइस फिक्सेशन थ्रू मार्केट मैकेनिज्म, फिर मार्कअप प्राइसिंग, प्रमोशनल प्राइसिंग, स्पेशल इवेंट प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, मोनोपोली प्राइसिंग एटसेट्रा। अच्छा, अब ये प्राइस डिटर्मिनेशन और प्राइस फिक्सेशन थ्रू मार्केट मैकेनिज्म, इसका मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट या कोई और इदारा, कोई और बंदा उसमें मुदाखलत ना करे, ओनली मार्केट फोर्सेस आर अलाउड टू फ्रीली इंटरएक्ट। अब मार्केट फोर्सेस क्या है, यू नो ऑलरेडी। मार्केट फोर्सेस से मुराद मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, ठीक है ना। तो ये जो मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, अगर इन दोनों को फ्रीली इंटरएक्ट करने दिया जाए और इसमें कोई दखल अंदाजी ना की जाए, तो उनके नतीजे में जो इक्विलिब्रियम अटेन होता है, और इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद जो प्राइस फिक्स होगी, डिटरमिन होगी, जिसको हम मार्केट प्राइस या प्राइस डिटर्मिनेशन थ्रू मार्केट मैकेनिज्म कहते हैं। अब मार्केट के अंदर अगेन हमने वो डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, डिस्कस की। वो कॉम्पिटिटिव, वो परफेक्ट मार्केट भी हो सकती है, वो ओलिगोपोली मार्केट भी है, वो मोनोपोली मार्केट भी है, जो भी है, लेकिन तीसरी पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब वो उन दोनों के आपस में इंटरेक्शन से जो प्राइस डिटरमिन हो, वो मार्केट मैकेनिज्म के जरिए फिक्स हुई है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ चीजें हैं हमारे, जिसमें गवर्नमेंट ने, हमारे भी और दूसरे ममालिक में भी ऐसे ही है, गवर्नमेंट ने कुछ इदारे, कुछ इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं जो प्राइस रिकमेंड करते हैं टू द गवर्नमेंट, कीपिंग इन व्यू द इकोनॉमिक फैक्टर्स, कीपिंग इन व्यू द सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, डिफरेंट अवामल को मलहूज़े खातर रखते हुए वो एक प्राइस रिकमेंड करते हैं। जैसे आप देखते हैं हर महीने ओगरा वाले डीजल, पेट्रोल, उसकी प्राइस भेजते हैं समरी। गवर्नमेंट अगर बाहर हालात खराब हो, तो एजुटेशन चल रहा हो, तो प्राइस नहीं बढ़ाते, अगर काम एंड क्वाइट हो तो बढ़ा देते हैं। तो लेकिन इन गवर्नमेंट, फेडरल कैबिनेट वो मंजूरी देती है और प्राइस फिक्स हो जाती है। इसका मतलब वो इंस्टीट्यूशनल प्राइस है। ऐसे ही वीट की प्राइस आपके सामने है, वीट की प्राइस गवर्नमेंट हमेशा ऐलान करती है, तो गवर्नमेंट फिक्स करती है। अब 1400 है, कभी 1200 थी, कभी 800 थी, तो ये भी इंस्टीट्यूशनल, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, ये इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं। उसके बाद मार्क अप प्राइसिंग। मार्क अप प्राइसिंग का मतलब सेलर जो है उसके जहन में एक अपना महदूद मुनाफा, अपनी फैमिली को पालने के लिए, अपनी फैमिली की जरूरियात मीट करने के लिए उसने अपना सपोज 2 रुपए फी यूनिट या 3 रुपए फी यूनिट, वो उसने अपना मार्कअप या मार्जिन रखा हुआ है। नो एवरी डे और एवरी वीक जो सेलर है वो अपनी प्रोडक्ट की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन या परचेज प्राइस वो लेके आया है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वाला रोज सुबह जाता है वेजिटेबल मार्केट, वहां से फ्रूट लेके आता है, सब्जी लेके आता है। कभी टमाटर महंगे हैं, कभी सस्ते हैं, कभी बनाना महंगा है, कभी सस्ता है। तो एप्पल, बनाना, वेजिटेबल्स प्राइसेस अप एंड डाउन, तो वो वहां से खरीद के लाके वो अपना कैलकुलेट करता है कि मुझे 1 केजी कितने में पड़ती है चीज। 1 केजी की कैलकुलेट करके वो अपना मार्जिन डालता है ताकि मेरी शाम को मेरा गुजारा हो जाए। तो वो जो प्राइस फिक्स करता है जिस पे वो अपने बायर को बेचता है, इसको मार्क अप प्राइस आप बोलेंगे। फिर प्रमोशनल प्राइस। प्रमोशनल प्राइस थोड़े टाइम के लिए आती है, कोई नई फर्म आई है या किसी फर्म ने नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की है, तो उसकी प्रमोशन के लिए, उसको जरा आम करने के लिए वो प्रमोशनल, टू अट्रैक्ट द बायर्स, ए प्रमोशनल
स्पेशल डिस्काउंट फॉर अ स्मॉल स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है, तो उसको आप प्रमोशनल प्राइस कह देते हैं। स्पेशल इवेंट प्राइस, स्पेशल इवेंट प्राइस आप देखते हैं अभी ईद आने वाली, बड़ी ईद आएगी, अगेन ईद, ईद से पहले स्पेशल सेल, ईद की खुशियां समेट लो, सर्वस के संग, जे डॉट के संग खादी पे आओ, ईद मनाओ। सेम वे आजादी सेल, सेम वे उसके बाद आपके छोटी ईद आएगी, रमजान पैकेज आपको दे दिए जाए। तो ये चीजें आपकी स्पेशल इवेंट प्राइसिंग। अगर आप बाहर जाएं तो वहां क्रिसमस इवेंट पे क्रिसमस सेल, ऐसे ही फादर डे, मदर डे, वैलेंटाइन डे, तो ये इसको स्पेशल इवेंट प्राइसिंग कहेगा। कॉम्पिटिटिव वर्सेस मोनोपोली प्राइसिंग। अब कॉम्पिटिटिव जहां का मतलब जो हमने पहले किसी दौर में 2 क्लासें पहले हमने डिस्कस किया कि परफेक्ट मार्केट, जहां लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, none of them is in a position to create any disturbance in the market. No one is dominant. किसी की वहां डोमिनेंस नहीं है। इट मीन्स वो सारे समाल, तो उन समाल सेलर जो बेचते हैं, तो उसके नतीजे में जो प्राइस फिक्स होती है उसको कॉम्पिटिटिव। ऐसे ही बायर्स, जो बायर हैं वो भी समाल, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, नो वन इज एक्सप्लॉइटिंग अदर्स। तो वहां पे प्राइस जो होगी वो आपकी MR इज इक्वल टू MC, प्राइस इक्वल्स MC। यहाँ पे आपने देखा, हमने डिस्कस किया कि कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, बायर एंड द सेलर, दोनों के दोनों एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं। दोनों को तवक्को से ज्यादा बायर जो जेब में पैसे डाल के लाता है, जितनी चीज खरीदने आता है वो अपनी खरीदारी कर लेता है और उसकी जेब में कुछ पैसे बच जाते हैं, जिसे हमने कंज्यूमर सरप्लस कहा। ऐसे ही सेलर ने जितना रेवेन्यू इकट्ठा करने का सोचा था, वो उससे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर लेता है बाय सेलिंग द प्रोडक्ट। तो ये ब्यूटी है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की, जिसमें लेकिन मोनोपोली प्राइसिंग जिसमें सिंगल सेलर है, इसमें सिंगल सेलर आउटपुट डिटरमिन करता है ऑन द बेसिस ऑफ MC इक्वल्स MR। MC इक्वल्स MR पे आउटपुट डिटरमिन हो गया, लेकिन वो जो क्वांटिटी डिसाइड हुई, उस क्वांटिटी से वो सीधा ऊपर को डिमांड कर्व को ज्वाइन करता है। डिमांड कर्व को ज्वाइन किया तो वहां से परपेंडिकुलर ऑन Y एक्सिस और वो प्राइस फिक्स होती है, जो कि सब्सटेंशियली हायर होती है एज कंपेयर टू दी कॉम्पिटिटिव प्राइस। यहाँ पे हमने पहले भी कहा कि मोनोपोली प्राइस जो है वो मोनोपोली प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट करती है। मोनोपोली प्राइस के अंदर कंज्यूमर सरप्लस, उसको प्रोड्यूसर सरप्लस में कन्वर्ट किया जाता है, उसमें वो समेटता है। इवन बाय डिस्क्रिमिनेटिंग थ्रू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अपने मुनाफे को वो और बढ़ाता है। वो हमने कहा था व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट बायर्स को डिफरेंट प्राइसेस पे बेची जाए। प्रोडक्ट वही है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, लेकिन उसके डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट बायर्स को, जैसे हमारे बिजली हो या गैस हो, वो डोमेस्टिक कंज्यूमर, कमर्शियल कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, उनके लिए रेट अलग है। ऐसे ही आप एयरलाइन में सफर करें तो एडल्ट, चिल्ड्रन और इनफेंट, अगर उनके रेट, सीट वही मिलेगी, जहाज की एनवायरनमेंट वही मिलेगी, एंटाइटलमेंट वही होगी, लेकिन अगर उनकी प्राइसेस अलग अलग हैं तो दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे ही वो कर लेता है ये प्रोफेशनल सोसाइटीज के अंदर। तो यहाँ पे जो है वो एक्सप्लॉइट करता है टू द बायर्स, कंज्यूमर्स को, और उनका कंज्यूमर सरप्लस। सब्सिडाइज्ड प्राइस, सब्सिडाइज्ड, यू आर फैमिलियर विद द टर्म
सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, सब्सिडी। अब सब्सिडाइज्ड प्राइस का मतलब ये है सेलिंग समथिंग, selling an item at a price below its cost of production or below its purchase price, उसकी कीमत खरीद से कम पर की लागत जो उसकी आती है, प्रोड्यूस करने की लागत, उससे सस्ती अगर बेची जाए कोई चीज तो कहते हैं सब्सिडाइज्ड प्राइस है। वो जो डिफरेंस है, गवर्नमेंट इज फिलिंग दैट डिफरेंस कि मार्केट में या थ्रू यूटिलिटी स्टोर्स, थ्रू जुमा बाजार, थ्रू रमजान बाजार या इतवार बाजार, गवर्नमेंट देती है लोगों को सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स। अब ये कंज्यूमर गुड्स पे सब्सिडी दी जाती है टू सपोर्ट और टू असिस्ट और टू प्रोटेक्ट द पुअर रेजिडेंट्स और सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, पुअर कंज्यूमर्स। वो बेसिक्स जो है वो कम से कम दाल, चावल, आटा वो खरीद लें, उनको सपोर्ट दी जाती है उनकी खरीदारी में। बट एट द सेम टाइम सब्सिडी ऑन कैपिटल गुड्स, ऑन इनपुट्स, वो भी सब्सिडी है। सब्सिडी ऑन द परचेज ऑफ ट्रैक्टर, सब्सिडी ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूबवेल, सब्सिडी ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट लेजर लैंड लेवलर, तो वो भी सब्सिडी आती है। तो वो सब्सिडी है टू एनहांस द अडॉप्शन ऑफ सम न्यू टेक्नोलॉजी, या तो नई टेक्नोलॉजी आई है उसकी को पॉपुलर करने के लिए, उसकी अडॉप्शन को स्पीडी करने के लिए आप सपोर्ट देते हैं, आप उसको आर्टिफिशियली सस्ता करते हैं, ये थोड़ा सस्ता कर दिया सो दैट इट बिकम्स चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव फॉर द फार्मर और प्रोड्यूसर्स। या अगेन आप देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो गरीब है, वो भी अफोर्ड नहीं करते टू बाय कॉस्टली टेक्नोलॉजी, बट यू कंसीडर दैट द कॉस्टली इनपुट adoption or use of that is in the interest of the nation at large, तो आप उनको सपोर्ट करते हैं by providing the input on cheaper prices। आगे हमारे ऐसे ही हमारे और कुछ प्राइसेस हैं, सपोर्ट प्राइस है, प्रोक्योरमेंट प्राइस है। गवर्नमेंट आप देखते हैं फूड डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट अपने एमरजेंसीज को मीट करने के लिए गवर्नमेंट अपने स्टॉक रखती है, गंदम की जखीरा रखती है कि ये ना हो कि प्राइवेट जो ट्रेडर्स है वो गंदम छुपा लें और मुल्क में आटे का बहरान आ जाए। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास गंदम का जखीरा, और वो जखीरे के लिए गवर्नमेंट प्राइस अनाउंस करती है और उसके ऊपर गंदम प्रोक्योर की जाती है। जिस पे प्रोक्योर की जाती है दैट इज प्रोक्योरमेंट प्राइस। गारंटीड प्राइस कि आप इंसेंटिव देते हैं टू द प्रोड्यूसर कि भाई आप ये चीज पैदा करो, अगर आपकी कीमत मार्केट में बेहतर हो, अगर बेहतर हो यू आर फ्री टू सेल एनीवेयर। अगर आपकी प्राइस बाजार में मार्केट में क्रैश कर जाए तो यू कैन सेल टू द गवर्नमेंट एट मिनिमम गारंटीड प्राइस, जिसमें मिनिमम प्रॉफिट को यकीनी बनाया जाता है। अब आगे है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर क्या है कि जो भी हमारी बिजनेस फर्म्स हैं, जो भी हमारा मैनेजर है, मैनेजर कभी सोचता है अबाउट द मॉडर्नाइजेशन ऑफ हिज और हर प्रोडक्शन यूनिट। इसका मतलब वहां से पुरानी मशीनरी, आउटडेटेड मशीनरी को रिप्लेस किया जाए विद द मॉडर्न मशीनरी, विद सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। अगर वो रिप्लेस करेगा, मॉडर्न मशीनरी आ जाएगी, नई मशीनरी आ जाएगी, तो नई मशीनरी से प्रोडक्शन एफिशिएंसी आएगी, नई मशीनरी से प्रोडक्शन की क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव होने का इम्कान है, नई मशीन से क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़ सकती है, और इन दोनों चीजों के नतीजे में आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन्स
with new machines is not possible through magic lamp. तो मैजिक लैम्प तो ये नहीं काम करेगा. You need again money. You need to spend. कॉस्टली होगी, नई मशीनरी कॉस्टली होगी, और पुरानी मशीन, आउटडेटेड मशीन्स को आपने शायद कचरे में, स्क्रैप में बेचना पड़े. तो आपको इन्वेस्टमेंट नीडेड है. अब नई मशीनरी जो आएगी वो आपको आने वाले 15-20 सालों में फायदा देगी, लेकिन जो आप खर्च करेंगे वो आज करेंगे. ज्यादा खर्च आपको आज करना पड़ेगा. ऐसे ही सपोज कोई वीविंग यूनिट लगाना चाहता है, वीविंग यूनिट, कोई एडवर्टीजमेंट करना चाहता है, बिजनेस चल रहा है, यू हैव कंपटीशन इन द मार्केट, तो आप अपने ब्रांड की सेल एनहांस करने के लिए स्पेशल एडवर्टाइजिंग टीम तश्कील देना चाहते हैं. अब एडवर्टाइजिंग टीम को आप नए स्लोगन्स बनाने के लिए, नए जो आइडियाज देने के लिए, मैसेज क्रिएट करने के लिए उनको तनख्वाहें दें. उसके बाद आप डिफरेंट स्पॉट्स वो रेंट पे हासिल करेंगे टू डिस्प्ले योर बोर्ड्स, योर बैनर्स, और आप टीवी चैनल्स पे कमर्शियल अरेंज करेंगे. फॉर एवरीथिंग यू विल बी पेइंग, you have to pay. You will pay today or you will pay for 6 months, और उसका इम्पैक्ट आने वाले 5 सालों में चलता रहेगा. फिर आपको दोबारा से एक एड की वेव चलानी पड़ेगी. इस तरीके से इन्वेस्टमेंट, एक तरफ से इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी कॉस्ट उठती है, और दूसरी तरफ आपकी प्रोडक्शन इंप्रूव होने से, आपकी सेल इंप्रूव होने से आपके रेवेन्यू बढ़ता है. अब अगर तो बेनिफिट्स और कॉस्ट्स एक ही टाइम पे हो, एक ही टाइम से मुतअल्लिका हो. सपोज कि आपके यहाँ है ये पोल्ट्री शेड मौजूद है, शेड में आप ब्रायलर डालें या आप लेयर डालें. तो ब्रायलर डालेंगे तो आप चूजे खरीदेंगे, उनके लिए पोल्ट्री फीड खरीदेंगे. एक तो लेबरर्स होंगे पानी शानी रखने के लिए, क्लीनिंग के लिए, और 4-6 हफ्तों के बाद योर बर्ड्स विल गेन वेट एंड यू विल सेल. आप बेचकर यू विल कैलकुलेट क्या स्पेंड किया था, क्या हमने. ऐसी लेयर्स के डेली अंडे पिकिंग करेंगे, बेच देंगे. 6 महीने के बाद यू कैन मेक योर कैलकुलेशन. लेकिन आम तौर पे ऐसा नहीं होता. आम तौर पर क्या होता है, पहले 2-3-4 साल यू गो ऑन स्पेंडिंग, बल्कि मोस्ट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इब्तदाई पहले 1-2 सालों में है. फिक्स्ड कॉस्ट का ज्यादा हिस्सा वो पहले 2 सालों में है. उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो चलेगी. मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो चलती जाएगी जब तक प्रोजेक्ट लाइफ है, जब तक आपकी उस बिजनेस एंटरप्राइज वो फंक्शनल है, आपकी वो कॉस्ट चलेगी. रॉ मटेरियल की कॉस्ट, इनपुट की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, बिजली की कॉस्ट, वो चलेगी. अच्छा, अब इसमें क्या हो, फॉर इंस्टेंस कोई फर्म वीविंग यूनिट लगाना चाहती है. वीविंग यूनिट लगाने का क्या मतलब है, आज सोचा पैसे आपके पास है, it does not mean you will be tomorrow you will be operating a weaving unit. No, you need to first have a piece of land. जमीन देखेंगे, जमीन अपनी पड़ी हो लेकिन वो रेजिडेंशियल एरिया में, वहां तो आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते. फैक्ट्री लगाएंगे तो महकमे वाले आ जाएंगे, फैक्ट्री बंद कर देंगे, उसको लॉक कर देंगे. तो व्हाट यू नीड, आप मुनासिब जगह जो फैक्ट्री एरिया है, जहां आपकी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, या इवन जहां पे आपको इंसेंटिव दिया गया है बाय द गवर्नमेंट, आप वहां पे जगह खरीदेंगे. जगह की खरीदारी, आइडेंटिफाइंग स्पॉट, फिर निगोशिएशन, फिर रजिस्ट्री,
it will take some time. There are so many ifs between cup and lips. आपके सामने चाय का कप पड़ा हो, it does not mean आपने पी लिया, आपने सोचा, लेकिन कई दफा आपका जो जिससे आप खरीदना चाह रहे हैं जमीन, उसमें एक पार्टनर फौत हो जाता है। अगर उसकी डेथ हो गई तो आपके नाम रजिस्ट्री होने में हो सकता है 6 महीने लग जाए। रजिस्ट्री होगी तो कंस्ट्रक्शन वगैरह फिर होगी। तो आपने माइंड जमीन, तो लिहाजा फर्स्ट परचेज ऑफ पीस ऑफ लैंड, उसके ऊपर आपका लेआउट है, आर्किटेक्चरल डिजाइन है, फिर आप ऑर्डर देंगे फॉर डिफरेंट मटेरियल, उसके लिए ईंटें भी हैं, सीमेंट भी है, उसके लिए सरिया भी है, वगैरह वगैरह। कंस्ट्रक्शन may take 6 months or 8 months or a year. Construction. फिर if you are smart enough, you may have ordered for the machine. By the time your building is ready, your machinery might arrive very right time. Machinery arrives, but still you need to fix and install that machine. Machinery install होगी, फिर आपकी लेबर रिक्रूटमेंट, लेबर आएगी, आपका सुपरवाइजर स्टाफ, आपका प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग स्टाफ। प्रोक्योरमेंट जिसने यार्न परचेज करना है, क्वालिटी यार्न एट गुड प्राइस। फिर आपका मार्केटिंग जिसने क्लॉथ के लिए डिफरेंट एवेन्यूज ढूंढने हैं जहां वो बेहतर प्राइस पे अपना कपड़ा बेच सके। तो आपको ये टीम तैयार करनी है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको एक स्ट्रेटेजी देनी है। इट वोंट बी ओवरनाइट। तो आप ये काम किया, सपोज इट टेक्स 2 years, 2.5 years, और उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। अब these machines, this reeling unit will continue to produce. आपको वो आउटपुट देती रहेगी for the next 20 years for instance. फर्ज करो अगले 20 साल वहां से प्रोडक्शन मिलती है, दरमियान में कहीं ना कहीं माइनर रिपेयर मेंटेनेंस आएगी, फॉल्ट पड़ेगा, तो आउटपुट थोड़ी फ्लक्चुएट करेगी, कहीं थोड़ी कम हो जाएगी किसी साल में या किसी महीने में। ये सारी चीजें होंगी, यू विल हैव टू कैलकुलेट। लेकिन ये डिफरेंट टाइम्स में ज्यादा हैवी कॉस्ट परचेज ऑफ मशीन वो शुरू में हो गई, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वो शुरू में हो गया, परचेज ऑफ लैंड शुरू में हो गया, heavy investment in the beginning, then operational cost every year. लेकिन बेनिफिट्स की स्ट्रीम चौथे साल से शुरू होगी। चौथे साल से बेनिफिट स्ट्रीम, सेल आउटपुट होगा, सेल उसकी शुरू होगी चौथे साल से, चौथे से 20वें साल 22वें साल तक। अब आपने इसको कंपेयर करना है। इट इज अ बिट ट्रिकी, इट इज नॉट दैट इजी। क्यों? इनका टाइम स्पैन डिफरेंट है, टाइम होराइजन डिफरेंट है। वो कहते हैं 1 in hand is better than 2 in the bush. 9 नकद ना 13 उधार, आज लगा रहे हैं, आपको मिलना 15 साल बाद है, 10 साल बाद है। तो इसके लिए आपको स्ट्रीम ऑफ बेनिफिट्स और स्ट्रीम ऑफ कॉस्ट जो कि एक्रू करेगी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। कुछ खर्च करना होगा 5 साल बाद, कुछ 7 साल बाद, कुछ 9 साल बाद, कुछ 12 साल बाद। ऐसे ही आपको बेनिफिट्स मिलेंगे चौथे साल में, छठे साल में, 9वें साल में, 12वें साल में। तो उन बेनिफिट सबको, उन तमाम कॉस्ट को आपने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे करना है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने लाना है, और उसके लिए आपको डिस्काउंटिंग की टेक्निक की जरूरत होती है। डिस्काउंटिंग, व्हाट इज डिस्काउंटिंग? डिस्काउंटिंग मींस कि आप फ्यूचर, एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं कि व्हाट इज इट्स करंट वैल्यू, उसकी मौजूदा वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप उसके लिए ये फार्मूला आपको दिया गया है, जिसमें P naught is equal to Pn divided by 1 plus R raised to the power n. P naught means current value, मौजूदा वैल्यू,
PN इज फ्यूचर वैल्यू, 10वें साल में, 15वें साल में, 18वें साल में इस चीज की कितनी आपको इनकम मिलेगी, कितने की सेल होगी, आफ्टर 12 ईयर, आफ्टर 14, आफ्टर 15, वो आपके पास फिगर्स होंगी। ऑन द अदर हैंड आपकी कॉस्ट पहले साल में कितनी, दूसरे में, चौथे में, छठे में, आठवें में, ये फ्यूचर वैल्यूज डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम के ऊपर एक कॉलम में आपके पास कॉस्ट की वैल्यू और एक के पास में आपकी बेनिफिट्स, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स की वैल्यू, उसमें आपका जो आर है, आर इज रेट ऑफ डिस्काउंट। Rate of discount means opportunity cost of capital. That is generally rate of interest charged by the bank if you borrow from the bank. तो इसको हम डिस्काउंट रेट बोलते हैं। तो जब हम इसमें डालते हैं इसके जरिए ये फार्मूला अप्लाई करें तो हर एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू को आप अलग अलग उसकी करंट वैल्यू निकालो। एक कॉलम में डिस्काउंटेड बेनिफिट्स, एक कॉलम में डिस्काउंटेड कॉस्ट्स ईयर 1 टू ईयर 20, डिस्काउंटेड बेनिफिट्स ईयर 4 टू ईयर 20 या 21, वो आपके बेनिफिट्स डिस्काउंटेड सारे के सारे मौजूदा साल में। अब आप बेनिफिट्स को इकट्ठे आपस में ऐड उनको जमा कर लें, दैट विल गिव यू टोटल डिस्काउंटेड बेनिफिट्स, जो आपके चौथे साल से 20वें 21वें साल तक बिखरे हुए बेनिफिट्स थे, उन सब को आपने मौजूदा वैल्यूज में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही जो आपकी कॉस्ट साल 1 से साल 20 तक बिखरी हुई थी, उसको आपने इकट्ठे कर लिया, अगेन ईयर 1 के अंदर या ईयर 0 के अंदर आपने एक्सप्रेस कर लिया। नाउ यू कैन कैलकुलेट BCR. BCR is equal to total discounted benefits divided by total discounted cost. ये फार्मूला भी दिया गया है। Now this BCR must be greater than 1 for an investment option to be economically viable or feasible. अगर वो 0.9 है, इट मीन 100 लगाओगे तो 90 मिलेंगे वापस। अगर 1 से ऊपर है, इट मीन 100 लगाओगे तो 115, 120 आपको मिलने का इम्कान है। BCR must be greater than 1, और अगर greater than 1 है और different investment options हैं, तो higher the value of BCR, more charming that option will be considered. Same way हम NPV, net present value हम उसकी कंप्यूट कर सकते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू भी उसी में से जो आपने ऑलरेडी डिस्काउंटेड बेनिफिट्स, डिस्काउंटेड कॉस्ट, सिंपली NPV इज इक्वल टू टोटल डिस्काउंटेड बेनिफिट्स माइनस टोटल डिस्काउंटेड कॉस्ट्स। इसका मतलब कि तमाम कॉस्ट्स निकालने के बाद एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, फिक्स्ड, वेरिएबल, जो भी कॉस्ट थी, तमाम कॉस्ट अदा करने के बाद क्या आपके पास कुछ बचा या नहीं। अगर आपकी जेब खाली है, इट मींस दिस इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी मेड। ये आपको क्या मिला एंड पे? अगर कुछ बच गया है, पॉजिटिव, NPV मस्ट बी ग्रेटर देन 0, NPV मस्ट बी पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो यस इट इज फीजिबल, और फिर जितनी वो हायर वैल्यू हो उतना ही बेहतर है। अब आपने BCR निकाल ली, NPV निकाल ली, उसके बाद आप के भाई ठीक है, देखें ये प्रोजेक्ट हेल्दी है या नहीं। ओवर टाइम 20 साल का टाइम है, 30 साल का टाइम है, अगर कुछ छोटे मोटे शॉक लगे, अगर शॉक एब्जॉर्ब करेगा या नहीं, उन शॉक्स को देख तो सेंसिटिविटी एनालिसिस हम अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं कि इज योर प्रोजेक्ट हेल्दी और इज इट वीक। तो उसमें क्या है कि आप देखते हैं कि हमने एटमी धमाका किया 1998 में, एटमी धमाका किया तो फौरन ही प्रॉब्लम आया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमारा बाइकआउट कर दिया, हम इकोनॉमिक क्राइसिस में चले गए। ऐसे ही 9/11 और उसामा बिन लादेन, ये किसी ने नहीं सोचा था, किसी
बिजनेस फर्म ने सोचा नहीं था कि अचानक ओसामा बिन लादेन हमारे पड़ोस में आएगा और ये डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। तो ऐसे ही अदर अनफोर्सीन फैक्टर्स जो है वो अराइज होंगे जो आपकी कैलकुलेशन पे असर अंदाज होंगे। तो लिहाजा सेंसिटिविटी एनालिसिस आप करते हैं। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए क्या है, simply you go for a reduction of your expected benefits by 5%। 5% कॉस्ट को न छेड़े, बेनिफिट्स अपने जो मुतवक्को बेनिफिट्स हैं उनमें 5% कमी कर दें, फिर 10% कमी कर दें। जैसे आप स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं ना, अल्फा इज इक्वल टू 0.1, 0.5, 0.01, तो ऐसे ही आप इसको 5%, 10% एंड देखें व्हाट हैपेंस टू बीसीआर, व्हाट हैपेंस टू एनपीवी। ऐसे ही आप दूसरी तरफ कॉस्ट को 5% बढ़ा दें, कॉस्ट को 10% बढ़ा दें, देखें व्हाट हैपेंस। अगर आपका प्रोजेक्ट या वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फिर भी वायबल रहे, आपकी जो है वो बीसीआर स्टिल ग्रेटर देन 1 रहे, इट मीन्स योर प्रोजेक्ट इज हेल्दी, योर प्रोजेक्ट इज स्ट्रॉन्ग, it can absorb shocks and you can make investment with confidence। तो आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप कहते हैं कि जी नहीं ये इतना हेल्दी नहीं है प्रोजेक्ट, लिहाजा। तो भाई बेटे, एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन है यहाँ?